अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये जेनेटिक्स में जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाली यूनिट है, यूनिट नंबर 6, इसका ये लास्ट टॉपिक है। बच्चों आपको मालूम है, आपको बताया भी गया था कि हमारे ह्यूमन की अगर हम बात करें तो हमारी सेल में जो डीएनए की साइज है वो है तकरीबन 3 बिलियन बेस पेयर्स। साइज ऑफ ह्यूमन जीनोम इज अराउंड 3 बिलियन बेस पेयर्स। साइज ऑफ ह्यूमन, ये हैप्लॉइड की मैं बात कर रहा हूँ। हैप्लॉइड ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन बेस पेयर्स है। एक सेल में इतने बेस पेयर्स डीएनए है हैप्लॉइड सेट में, ठीक है। इसी तरह से हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। हर सेल में बच्चों सेम नंबर ऑफ डीएनए, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, इतना 3 बिलियन बेस पेयर डीएनए जो है हमारे हर सेल में है। और इस 3 बिलियन बेस पेयर वाली डीएनए में तकरीबन बच्चों 30,000 जीन्स हैं। 30,000 जीन्स हैं। ये 30,000 जीन्स इस होल जीनोम में अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो बच्चों है लेस देन 2%। 2% से कम डीएनए जो है वो बनता है जीन्स। 30,000 जीन्स की जो अमाउंट हम परसेंटेज में निकालें तो वो लेस देन 2% है। 99% जो डीएनए है, ठीक। तो यहां जीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जीन्स कोड करता है किसी न किसी प्रोटीन्स को। हम इनको कोडिंग रीजन भी कह सकते हैं। तो इस 3 बिलियन बेस पेयर में जो कोडिंग रीजन है, जो कोड करता है, जो इनकोड करता है मुख्तलिफ प्रोटीन्स को, पॉलीपेप्टाइड्स को, वो है बच्चों 30,000 जीन्स। और इन कोडिंग रीजन्स की अगर हम परसेंटेज देखें होल जीनोम में, वो बनता है लेस देन 2%। ये लेस देन 2% है। रेस्ट ऑफ द 99% जो बाकी डीएनए है बच्चों वो नॉन कोडिंग है। नॉन कोडिंग, वो किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को, किसी प्रोटीन को कोड नहीं करता, नॉन कोडिंग है। कोडिंग सिर्फ लेस देन 2% है, ठीक। तो वो डीएनए की वो रीजन्स जो किसी न किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है उनको हम जीन्स कहते हैं। तो 30,000 जीन्स जो है तकरीबन 3 बिलियन बेस पेयर्स ह्यूमन जीनोम में है। ये 3 बिलियन बेस पेयर, 30,000 जीन्स, ये बच्चों हमारे हर सेल में है। जो जीन हमारी स्टोमक के सेल में है वही जीन्स जो है दूसरे सेल्स में है, किडनी के सेल्स में है, ब्रेन सेल्स में है, ठीक है। लेकिन जो जीन जिस सेल में जरूरत पड़ता है वहां पर एक्सप्रेस होती है। मिसाल के तौर पर अगर हमने बात करना है एक जीन्स की, हम बात करेंगे पेप्सिन प्रोटीन। पेप्सिन एक एंजाइम है, आपको मालूम है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये खुद प्रोटीन है, एंजाइम का काम करता है। तो ये किसी जीन से निकलता है। इन 30,000 जीन्स में से किसी जीन से पेप्सिन बनता है। तो ये पेप्सिन वाला जीन बच्चों हमारे स्टोमक के सेल में भी है, याद रखना। ये हमारी ब्रेन सेल में भी है, ब्रेन सेल में भी है। ये हमारी मिसाल किडनी सेल में भी है। हर सेल में है ये पेप्सिन वाला जीन। लेकिन ये पेप्सिन वाला जीन का प्रोडक्ट जो पेप्सिन है, पेप्सिन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस जीन। तो ये पेप्सिन वाली जीन जो है वो एक्सप्रेस होगी। एक्सप्रेस होने की मतलब उस जीन से
ट्रांसक्राइब होकर mRNA बनेगा, उस mRNA से प्रोटीन बनेगा। ठीक, कहां पर? सिर्फ स्टोमक के सेल में। क्यों? क्योंकि स्टोमक सेल में इस पेप्सिन की जरूरत है। तो पेप्सिन वाला जीन एक्सप्रेस होगी ओनली स्टोमक सेल में, लेकिन ब्रेन सेल में, किडनी सेल में ये पेप्सिन जो इस जीन का प्रोडक्ट है वो जरूरत नहीं है, इसलिए पेप्सिन वाला जीन ब्रेन सेल में, किडनी सेल में जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगी। तो मतलब ये जीन जो पेप्सिन वाला जीन है ये टिश्यू स्पेसिफिक है। इट इज टिश्यू स्पेसिफिक। क्या है बच्चों? टिश्यू स्पेसिफिक। दिस जीन इज टिश्यू स्पेसिफिक। जीन ऑफ पेप्सिन इज टिश्यू स्पेसिफिक, यानी ये एक स्पेशलाइज्ड स्पेशलिस्ट जीन है। SPECI स्पेशलिस्ट जीन है, स्पेशलिस्ट जीन है। पेप्सिन का जीन स्पेशलिस्ट जीन है। इस किस्म के जीन को बच्चों हम लग्जरी जीन भी कहते हैं। लग्जरी जीन, दोज जीन्स, ठीक, which are tissue specific, those genes which are expressed in specific tissues only, specific cells only, not in all. Those genes are called tissue specific genes, specialist genes या luxury genes भी कहते हैं। ठीक, ठीक है बच्चों। इसी तरह से ब्रेन सेल में कुछ खास प्रोटीन जरूरत पड़ता होगा, वो ब्रेन सेल में ही जरूरत पड़ेगा, ब्रेन सेल में स्पेसिफिक है, तो वो जीन ब्रेन सेल में स्पेसिफिक होंगे, बाकी सेल्स में वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। मतलब स्टोमक सेल में ये पेप्सिन का जीन ऑन रहेगा, ब्रेन सेल और किडनी सेल में ये ऑफ रहता है। जीन प्रेजेंट है लेकिन ऑफ पोजीशन में रहेगा, वो एक्सप्रेस नहीं होगी। जीन ऑफ मींस वो एक्सप्रेस नहीं होगी, वो ट्रांसक्राइब ट्रांसलेट नहीं होगी। जहां जरूरत हो उस सेल में ये जीन ऑन रहेगा, मतलब वो एक्सप्रेस होगी, उससे प्रोटीन बनेगा या उसे RNA बनेगा, उससे प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन मिसाल जैसे पेप्सिन है वो वहां पर काम आ जाएंगे। लेकिन बच्चों कुछ जीन्स ऐसे हैं, कुछ जीन्स ऐसे हैं जो हर सेल में जरूरत पड़ता है। देयर आर सर्टेन जीन्स हुज प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड इन ऑल सेल्स। हर सेल में उस जीन की प्रोडक्ट जरूरत पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम ग्लाइकोलाइसिस के एक एंजाइम की बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस एक ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम। तो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस एक पाथवे है एनर्जी जनरेशन का। हर सेल में ये पाथवे चलता है, क्योंकि इस पाथवे के जरिए बाद में एनर्जी मिलती है किसको? सेल को। तो हर सेल को एनर्जी की जरूरत है। वो कौन सा सेल है जिसको एनर्जी की जरूरत ना हो? अगर एनर्जी ना हो तो सेल जो है वो डेथ हो जाएगी। हर सेल को एनर्जी की जरूरत है, इसलिए हर सेल में ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे ग्लाइकोलाइसिस चलेगी। और ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे को चलाने के लिए, ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस को चलाने के लिए वहां एंजाइम की जरूरत पड़ता है। उन एंजाइम को हम कहेंगे ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स। तो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स है जो हर सेल में जरूरत पड़ेगा। मान लो एंजाइम प्रोटीन एंजाइम है, अगेन ये प्रोटीन है, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन है। तो जब प्रोटीन है तो आपको पता है प्रोटीन को इनकोड करता है कोई जीन। तो कोई जीन है
जो ग्लाइकोलाइटिक के एंजाइम्स को कोड करता है। ठीक है, उन जीन्स से एमआरएनए बनेगी, उस एमआरएनए से ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम बनेगा, जिससे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस चलता रहेगा। हर सेल में ग्लाइकोलाइसिस चलता है, हर सेल में एंजाइम जरूरत पड़ता है। ये इसका मतलब हर सेल में ये जीन एक्टिव रहेगा, ऑन रहेगा। तो कुछ जीन्स ऐसे हैं जो हर सेल में एक्सप्रेस होती है, हर सेल में एक्सप्रेस होती है, हर सेल में वो ऑन रहता है, ट्रांसलेट होती है, क्योंकि उस जीन के प्रोडक्ट जो है हर सेल में जरूरत पड़ता है। एग्जांपल लिया आपको ग्लाइकोलाइसिस की एंजाइम के। ठीक है बच्चों, तो उन जीन्स को, वो जीन्स जो हर सेल में एक्टिव रहता है, ऑन रहता है, एक्सप्रेस होती है, दो जीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन ऑल सेल्स, उन जीन्स को कहते हैं हम बच्चों हाउस कीपिंग जीन्स। हाउस कीपिंग जीन्स, हाउस कीपिंग जीन्स, या इनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। हाउस कीपिंग जीन्स या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स वो जीन्स हैं जो हर सेल में एक्सप्रेस हो, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट हर सेल में जरूरत पड़ता है। एग्जांपल लिया आपको ग्लाइकोलाइसिस की एंजाइम को कोड करने वाली, स्पेसिफाई करने वाली जीन की। ठीक है बच्चों, तो ये आपने हाउस कीपिंग जीन्स, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स समझे, या लग्जरी जीन्स, टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स, उनको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स भी कहते हैं, जो टिश्यू स्पेसिफिक है, हर सेल में एक्सप्रेस ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी था। अच्छा, टिश्यू स्पेसिफिक जो जीन्स हैं बच्चों, टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स किसी खास सेल में वो जरूरत पड़ता है, वो जीन्स भी जरूरत तो पड़ता है उसके प्रोडक्ट उस सेल में, लेकिन वो जीन्स भी हर टाइम जो है वो ऑन नहीं रहता है, टिश्यू स्पेसिफिक। मान लो इसी पेप्सिन की बात करेंगे हम, पेप्सिन एंजाइम की बात करेंगे, पेप्सिन एंजाइम की बात करेंगे, जो एक प्रोटीन है, ये किसी एक जीन से बनी है। ठीक, तो स्टोमक में हर टाइम पेप्सिन की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, स्टोमक में पेप्सिन अलग से एक्टिवेट होने के बाद आती है। जब फूड, प्रोटीन फूड हमारे स्टोमक में घुसता है, तब सेंस करता है रिसेप्टर्स के जरिए कि ये प्रोटीन वाले फूड पहुंचा है, तभी स्टिमुलेट होता है इस एंजाइम की सिंथेसिस, इस एंजाइम की सिक्रीशन। तो कभी जरूरत पड़ता है, कभी जरूरत नहीं पड़ता। तो किसी स्पेसिफिक सेल में भी एक टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स समटाइम्स जो है वो ऑन रहता है, समटाइम्स ऑफ रहता है। एक ही सेल में एक जीन समटाइम्स ऑन, समटाइम ऑफ। कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कुछ सेल में तो ऑन रहता है, कुछ सेल में हमेशा ऑफ रहता है। अच्छा, कुछ जीन्स ऐसे हैं जो हर सेल में ऑन रहता है। इसका मतलब बच्चों, सेल की जरूरत के हिसाब से जीन्स की जो एक्सप्रेशन है वो कंट्रोल में रहता है। ऐसा नहीं कि हर जीन हर सेल में ऑन रहे, एक्सप्रेस होता रहे, और प्रोडक्ट जरूरत हो या ना हो सिंथेसाइज होता रहे। ये जो है एक वेस्टेज होती है। ठीक, वो सेल नहीं होने देता। इसलिए जीन की एक्सप्रेशन में एक कंट्रोल है बच्चों, उस कंट्रोल को कहते हैं हम जीन रेगुलेशन। एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज प्रॉपरली रेगुलेटेड, उसको कहते हैं हम जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन, जीन कंट्रोल। जीन रेगुलेशन में क्या होती है, जो जीन की एक्सप्रेशन है वो रेगुलेट करके रखता है। रेगुलेट मतलब हो गया कंट्रोल करना। जैसे मिसाल के तौर पर आपके घर में गैस सिलेंडर है, जब आपको खाना बनाना हो उस वक्त वो रेगुलेटर वहाँ पर होती है, उसको हम ऑन करते हो। ऑन करने से वहाँ पर गैस आ जाती है और आप गैस पे खाना बना सकते हो। लेकिन जब आपको ज़रूरत ना हो तो वो गैस की सप्लाई आप बंद कर देते हो, ऑफ कर देते हो। सिमिलरली सेल के अंदर जब जीन के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो तब जीन के एक्सप्रेशन को ऑन किया जाता है, जब ज़रूरत ना हो तो जीन के एक्सप्रेशन को ऑफ किया जाता है। ठीक है, तो देयर इज ऑन एंड ऑफ सिस्टम इन द जीन ऑल्सो। ठीक, वो ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर अननेसेसरी एक्सप्रेशन ऑफ जीन ना हो, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट जो है वहाँ ज़रूरत ना हो तो वो
प्रोडक्ट बनाना जो है वो वेस्टेज होती है, वो सेल में होने नहीं देता। ठीक है बच्चों, तो आपने समझा कि जीन रेगुलेशन क्या है। जीन रेगुलेशन इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ जीन को रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। कुछ खास मैकेनिज्म है, उसी पे हम आगे आ जाएंगे। उसको समझाने के लिए आपके सिलेबस में दिया हुआ है लेक ऑपरान की जो कंसेप्ट आपको समझाना है। ठीक, वो एक मॉडल है बच्चों लेक ऑपरान, जिसके ज़रिए आप समझ सकते हो कि जीन के एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट होता है, कैसे रेगुलेट किया जाता है। ठीक, तो हम सीधा वहाँ पे जाएंगे जो आपके सिलेबस में पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे लेक ऑपरान। लेक ऑपरान, लेक ऑपरान बच्चों, लेक ऑपरान एक मॉडल है। इस मॉडल के जरिए हम समझ सकते हैं कि जीन की एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट होता है। ठीक, तो बैक्टीरिया है ई कोलाई। इस ई कोलाई में ये ऑपरान मॉडल जो है, लेक ऑपरान मॉडल जो है वो डिस्क्राइब किया था बच्चों। लेक ऑपरान was described by Jacob and Monod। ये दो साइंटिस्ट थे 1961 में। इन्होंने डिस्क्राइब किया था ये लेक ऑपरान मॉडल, ये समझाने के लिए कि जीन एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट होता है। अब लेक ऑपरान पे जाने से पहले हम ये समझेंगे बच्चों, ये ऑपरान होता क्या है। व्हाट्स एन ऑपरान? तो क्या है कि बच्चों जो प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे हम बैक्टीरिया की मिसाल लेते हैं, बैक्टीरिया में जो फंक्शनली रिलेटेड जीन्स है, वो जीन्स जो फंक्शनली रिलेट है एक दूसरे से, आपस में जो रिलेट है जीन्स, जो फंक्शनली रिलेटेड जीन्स है वो एक साथ बैठता है, क्लस्टर में बैठता है। तो फंक्शनली रिलेटेड जीन्स आर क्लस्टर्ड। ये डीएनए है बैक्टीरिया की। इस डीएनए में जो फंक्शनली रिलेटेड जीन्स हैं बच्चों, वो साथ में बैठता है। जैसा ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है। ठीक, यहां लेक ऑपरान की मिसाल लेंगे तो यहां ZYA, ये तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। ये तीनों जीन्स जो है फंक्शनली रिलेटेड है, आपको आगे पता चलेगा। ये क्लस्टर मीन्स साथ में बैठता है। अब जीन्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस भी है, एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस भी है। एक तो आप जानते हो, उसको कहते हैं हम प्रमोटर, यहां P से डिनोट करते हैं प्रमोटर। इस प्रमोटर पे आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होती है, और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होने के बाद इस आरएनए पॉलीमरेज की मदद से इस डीएनए से, ये डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए बनती है, एमआरएनए, उस एमआरएनए की ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनती है। तो यहाँ पर एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है बच्चों, स्ट्रक्चरल, ये है स्ट्रक्चरल जीन्स, यहाँ मैं लिखता हूँ ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स, थोड़ा आपको मालूम भी है। स्ट्रक्चरल जीन्स फंक्शनली रिलेटेड क्लस्टर्स है, सॉरी फंक्शनली रिलेटेड जो जीन्स है वो क्लस्टर है, साथ में बैठा हुआ है, ये स्ट्रक्चरल जीन्स कहलाते हैं। इन जीन्स की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस इन स्ट्रक्चरल जीन्स की अपस्ट्रीम में, आपको बताया गया था कि अपस्ट्रीम किस साइड में होती है, अपस्ट्रीम इस साइड में होती है। ठीक है, माइनस से जो डिनोट करते हैं जिनकी लोकेशन, तो प्रमोटर है यहाँ पर। कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस है जो आपको इससे पहले नहीं बताया गया था, जो आप इसमें है, उसको कहते हैं ऑपरेटर ओ। ठीक, तो ये ऑपरेटर और प्रमोटर रेगुलेटरी सीक्वेंस है, और ये स्ट्रक्चरल जीन्स है। ठीक है बच्चों, तो प्रोकैरियोट्स में, मिसाल बैक्टीरिया में, फंक्शनली रिलेटेड जीन्स वो क्लस्टर में होती है, साथ में होती है, और उन स्ट्रक्चरल जीन्स के नेक्स्ट में, ठीक है, उसके साथ में अपस्ट्रीम में इन
स्ट्रक्चरल जीन्स की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने वाली, कंट्रोल करने वाली रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं, जिनको हम प्रमोटर और ऑपरेटर कहते हैं। इन सब को कंबाइन करके हम कहते हैं ऑपरेरॉन। ठीक, तो इन प्रोकैरियोट्स, फॉर एग्जांपल इन बैक्टीरिया, द functionally related genes are clustered together and are present along with the regulatory sequence. तो structural genes plus regulatory sequence constitute an operon. इसको हम operon कहते हैं। एक्चुअली ये एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है। प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन्स सबको कंबाइन करके हम कहते हैं बच्चों ऑपरेरॉन। ठीक, तो अब जो हम यहाँ पर ऑपरेरॉन के एग्जांपल ले रहे हो वो है लेग ऑपरेरॉन। लेग ऑपरेरॉन को डिस्क्राइब किया था जैकब एंड मोनोड ने। अब हम देखेंगे कि ये लेग ऑपरेरॉन कैसे ऑपरेट करती है, कैसे चलती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो ऑपरेरॉन समझाने के लिए आपको ये था। इस प्रमोटर के और अपस्ट्रीम में एक और जीन होता है बच्चों लेग ऑपरेरॉन में, तो ये ऑपरेरॉन लेग ऑपरेरॉन में बना रहा हूं, जिसको हम एक जीन होती है आगे अपस्ट्रीम में, उसको हम लेग आई कहते हैं, लेग आई। तो ये रेगुलेटरी सीक्वेंस नहीं है, ये रेगुलेटरी जीन है। तो यहां मैं लिखता हूं ये एक रेगुलेटरी जीन है, इससे यहां ऊपर लिखता हूं मैं, ये एक रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन। ये जब जीन है तो ये जीन है तो उसको उसकी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक प्रमोटर जरूर होना चाहिए। तो इस जीन के भी अपने प्रमोटर है, इसको हम पीआई कहते हैं। पीआई इज द प्रमोटर ऑफ दिस जीन लेग आई। आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर। ठीक है, यहां से एक इनहिबिटर निकलेगा, आपको पता चलेगा आपको आई। तो ये रेगुलेटरी जीन है। ये जो प्रमोटर और ऑपरेटर है ये रेगुलेटरी सीक्वेंस है बच्चों। यहां से कोई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, यहां ये ट्रांसलेट नहीं होगी, ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की वजह से ये ZYA जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उनकी एक्सप्रेशन कंट्रोल होगी। तो ये है रेगुलेटरी सीक्वेंस, रेगुलेटरी सीक्वेंस। ये जो लेग आई रेगुलेटरी जीन जो है ये इस ऑपरेरॉन का हिस्सा नहीं है। ऑपरेरॉन यहां से यहां तक है बच्चों। आप एक डेफिनेशन ऑपरेरॉन का इस तरह से कह सकते हो, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड द रेगुलेटरी सीक्वेंस, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड देयर रेगुलेटरी सीक्वेंस कॉन्स्टिट्यूट एन ऑपरेरॉन। बस सिंपली आप समझ गए व्हाट इज एन ऑपरेरॉन। द स्ट्रक्चरल जीन्स, the functionally related genes that are clustered together and the regulatory sequence which controls or regulates their expression constitute an operon। ठीक, समझ गया। तो ये जो रेगुलेटरी जीन है ये ऑपरेरॉन का हिस्सा नहीं है, ये इनको कंट्रोल करेगा लेकिन ये अलग से है। इस लेग आई जीन से अपनी एक प्रोडक्ट बनेगी, अपनी एक प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है बच्चों, उस प्रोडक्ट को हम रिप्रेसर कहते हैं। रिप्रेसर, रिप्रेस करना, इनहिबिटर भी आप कह सकते हो, इनहिबिट करना। रिप्रेसर किसी को रिप्रेस करेगा, किसी को रोकेगी, स्टॉप करेगी किसी चीज को। तो एक रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये सिंथेसाइज होती है इस लेग आई जीन से। इस लेग आई जीन का प्रोडक्ट क्या होती है, एक रिप्रेसर प्रोटीन होती है। आगे आपको पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये लेग ऑपरेरॉन के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। तो ये कंपोनेंट्स आप आज समझ लो, कल हम इंशाल्लाह कि ये ऑपरेट कैसे करता है वो आपको समझाएंगे। तो ये एक लेग ऑपरेरॉन मैंने बनाया है। लेग ऑपरेरॉन में पता है बच्चों क्या होती है, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA। ये फंक्शनली रिलेटेड जीन्स हैं दैट आर क्लस्टर्ड टुगेदर, जो साथ में रखा गया है। ठीक है, इससे जो mRNA बनेगी उस mRNA से 3 किस्म के पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगे। एक ही mRNA से 3 किस्म के जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगे, ऐसे mRNA को हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA कहते हैं। तो जो बच्चों प्रोकैरियोट, या हम एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया की, जो प्रोकैरियोटिक mRNA होती है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होती है। आगे इसमें और बात होगी, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक
प्रोकैरियोटिक एमआरएनए इज पॉलीसिस्टोनिक, ये याद रखना। पॉलीसिस्टोनिक मींस एक एमआरएनए बनेगी, उस एमआरएनए से 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगी, उनको हम कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। तो उसके आगे उस पर बात होगी 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, उन स्ट्रक्चरल जीन्स के अपस्ट्रीम में एक ऑपरेटर है, रेगुलेटरी सीक्वेंस है, और एक प्रमोटर है, रेगुलेटरी सीक्वेंस है। ऑपरेटर जो है प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन्स के बीच में होती है, बल्कि हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर प्रमोटर का कुछ हिस्सा और स्ट्रक्चरल जीन का कुछ हिस्सा ओवरलैप करता है, इससे ये दोनों सेट को ओवरलैप करता है। तो ऑपरेटर ओवरलैप सम पार्ट ऑफ प्रमोटर एंड सम पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, याद रखना। ऑपरेटर के बाद आती है अपस्ट्रीम में प्रमोटर। तो प्रमोटर एंड ऑपरेटर रेगुलेटरी सीक्वेंस है जो रेगुलेट करता है इन स्ट्रक्चरल जीन्स की एक्सप्रेशन को। उसके और आगे एक जीन होती है जिनको हम रेगुलेटरी जीन कहते हैं, जिसको हम नाम लेते हैं लेक आई जीन। जब एक जीन है तो जीन के अपने प्रमोटर होती है, तो उसके अपस्ट्रीम में एक प्रमोटर भी है, उसको कहते हैं पी आई। जो पी आई इज द प्रमोटर ऑफ लेक आई। इस लेक आई से एक प्रोडक्ट बनेगी, प्रोटीन प्रोडक्ट, वो होगी एक रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो आज यही रखते हैं कि आप लेग ऑपरेंट की कंपोनेंट समझ गए। कल हम इसकी ऑपरेशन समझेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर आप